जो लड़कियां बाहर निकली उनके पीछे लड़के पहले लग जाते हैं। किटी की मेंबर्स है ना, वो नहीं चाहती हैं आप इस किटी में ऐसा आओ। बोला आपको? ऐसा मेरे को डायरेक्टली बोला। कटा बाल भी मेरा बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा यहाँ के लोगों को। ये पता है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में भी कदम रखूंगी बहुत लोगों को पीछे भी छोड़ दूंगी। किस तरह के सामाजिक कार्यों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? वो नहीं मिल रहे तो है ना, खट्टे हैं। हाँ खट्टे हैं। बड़ी बेशरम है। अच्छा, इसको तो आदमियों में घुसे रहना होता है। ये इलेक्शन आए, मैं निर्दलीय लड़ सकती हूँ। विषय में समाज सेवा के लिए आपकी क्या प्रमुख योजना है? फादर ने कहा कि नहीं, ये दिस इज अ बहुत से लोगों को अपना राजनीतिक करियर खत्म होता दिख रहा था, इसलिए आपको आगे नहीं बढ़ाया। सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धि कौन सी है जिसे आप साझा करना चाहते हैं? अपनी बहुओं को रोका था, उनकी बहुएं फील्ड में निकली। लखनऊ बुलाया था माननीय मुख्यमंत्री उस समय अखिलेश यादव। खूबसूरत बेटियों का बाप होना, और उन दिनों Yes. इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट। इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय। अभी और ऐसी क्या चीजें रह गई जो और अचीव करना है? 1090, तो वो आपने कैसे शुरुआत हुई आपकी उससे? चुनौती मैंने आपको बता दी, लोगों की नेगेटिविटी। मतलब वहाँ कुछ एजुकेशन रह गई थी आपकी? शुरू में मुझे लगता था अरे कहाँ फंस गए यार, क्या होगा, कैसे रहेंगे। गलतियाँ ज्यादा किसकी होती हैं, लड़कियों की या लड़कियों? मैं कार लेके निकलती थी, लोग बात कहते थे बढ़िया मारा है कि इसने मेरे को मारा। तो काकन डीएम साहब ने मुझे भी उसमें ट्रेनर बनाया है। तो उस कल्चर से इस कल्चर को आपने कैसे मैच किया? कहते अरे भार्गव साहब की बहू घर घर जाके टिकट बांट रही है। वो अगले 2-3 साल में एक छोटे से बच्चे को लेके आते हैं। ऐसा केस बताइए जो आपके सामने आया हो और आपको लगा हो कि यार ये तो बड़ा टिपिकल है। कुछ नहीं पढ़ाऊंगी मैं उनको, बिचारी बना दूंगी। अगर कोर्ट मेंटेनेंस बांधेगा भी कि मैं तो यूं ही चला था, जाने भी हाँ, मंजिल लोग में आते गए, काफी- कारवा बनता है। एजेड लोग। एजेड लोग भी आते हैं। लोग बात कहते थे मालकिन को भेजो, तो मैं कभी पीछे नहीं हुई कि मैं एक लेडी हूँ, हाई कोर्ट से अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हूँ। हस्बैंड का एक ही वो है कि तू संगीता भार्गव को छोड़। पुलिस लाइन भेजो में फ्री काउंसलिंग। आमिर खान साहब को ये कैसे पता लग गया था 20 साल पहले आपने किया था? मेरी सिस्टर मुझसे कहती थी तो क्या हो गया तुम्हारी चंदौसी शादी हो गई। तो इससे पहले आप हाउसवाइफ भी थे, आपको 36 साल हो गए चंदौसी। बहुत एक्साइटेड थे कि हमारी तो शादी हो जाएगी। चंदौसी में ऐसी कोई महिला नहीं थी जो उन दोनों लड़कियों की थी, चॉइस भी नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ है नारी शक्ति। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दंगल। उसमें एक डायलॉग था आमिर खान साहब का, मारी छोरी छोरों से कम है क्या। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं चंदौसी की एक ऐसी शख्सियत से। वो कौन है, चलिए मिलते हैं उनसे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आज मेरे साथ हैं भार्गव परिवार से मिसेस संगीता भार्गव जी। संगीता भार्गव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने अपना कीमती हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई? भैया आज से करीबन 36 साल पहले मैं आगरा से आई यहाँ पर। जैसा कि आपने बताया कि हमारी छोरी छोरों से कम है क्या। Yes. तो हम भी 5 बहनें थे, हमारा कोई भाई नहीं था। और हमारे फादर ने हमें छोरों की तरह ही पाला। अच्छा। और उस समय 80s में चाहे ड्राइविंग हो, चाहे स्केटिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, हर फील्ड में हम 5 बहनों को उन्होंने ट्रेनिंग दी। अच्छा। और जब 36 साल पहले यहाँ आए चंदौसी में, तो यहाँ का माहौल हमारे वहाँ से बहुत डिफरेंट था। हम वहाँ से कॉन्वेंट से ही थ्रू आउट पढ़े हुए थे। बात करते हैं। हाँ, थ्रू आउट कॉन्वेंट से ही पढ़े हुए थे। और हिंदी नॉर्मली इतनी नहीं आती थी। यहाँ आए तो यहाँ पर चंदौसी में ऐसी कोई महिला नहीं थी जो कार भी चलाती हो, स्केटिंग भी करती हो। तो धीरे धीरे करके यहाँ 36 साल पहले जब आए, तब लगा हम कहाँ आ गए शहर में। शहर से एक छोटे से अपना, लेकिन आज चंदौसी को बहुत प्यार करते हैं। तो आपको 36 साल हो गए चंदौसी आए। 36 साल। तो जैसे आपने बताया कि आपकी 5 सिस्टर है, तो और जो बाकी की सिस्टर है वो कहाँ कौन से शहर? हमारी 2 तो सिस्टर अमेरिका में है, Yes. एक एयरफोर्स में है और एक बॉम्बे में। तो चंदौसी, आगरा से चंदौसी का सफर कैसे तय हुआ? आगरा से, क्योंकि उन दिनों फादर शादी तय कर देते थे। और मेरे फादर ने मुझसे पूछा लड़का पसंद है, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक बहुत अच्छे सेंट जोसेफ नैनीताल से पढ़े हुए थे। एक बहुत सपने एक जब वो मुझसे मिले तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि कोई छोटा शहर भी हो सकता है, क्योंकि हमने सोचा चंदौसी चंडीगढ़ की तरह ही होगा। तो आपको ये गलत तो नहीं हो गई कि चंडीगढ़ और चंदौसी ऐसे? कभी ऐसे छोटे शहर में आए भी नहीं थे, लेकिन
मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तो उनको देख के ही फादर ने कहा कि नहीं, ये दिस इज अ सूटेबल मैच फॉर यू। उन दोनों लड़कियों की इतनी चॉइस भी नहीं होती थी कि हमें यहाँ नहीं जाना है या ये नहीं करना, मुझे ऐसा पति चाहिए वैसा पति चाहिए। मतलब फादर ने जो कहा वो ठीक है। पेरेंट्स जो कह देते थे वो सर आंखों पे रखा जाता था और लकीर भी होती थी कि भाई वही करना है जो पेरेंट्स। तो जब जैसे आपने बताया कि आप एक ऐसे परिवार में पले जहाँ पर जैसे एक डायलॉग अभी हमने कहा था कि छोरी छोरों से कम है, तो आज तो खैर लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन उस जमाने में शायद लड़कियों के लिए बहुत बाउंडेशन थी। तो उस दौरान आपके फादर की जो मेंटलिटी थी, उन्होंने अपनी बेटियों को बढ़ चढ़ करके मतलब आगे बढ़ाया, आपको एजुकेटेड किया, और आज इसी का नतीजा है कि आप संगीता भार्गव हैं भार्गव परिवार का हिस्सा हैं, लेकिन आपने अपना एक नाम अलग बनाया है। पूरा शहर ही नहीं, आसपास के लोग भी आपको जानते हैं। तो आपके फादर के बारे में थोड़ा सा बताइए, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है? भैया मेरे फादर आगरा में एक नंबर 1 बिजनेसमैन, नंबर 1 स्पोर्ट्समैन, ही वाज अ म्यूजिशियन। वो शायद ही कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट था वो नहीं बजाते थे। बांसुरी पे तो उनका होल्ड था। और लॉन टेनिस के 3 बार यूपी स्टेट चैंपियनशिप उन्होंने जीती। चनौसी इसी कॉलेज की जो ट्रॉफी थी, रनिंग ट्रॉफी, आज भी मेरे फादर के पास रखी हुई है, जो उनको 3 बार ऑलराउंडर की ट्रॉफी भी मिल चुकी थी। और एक लड़कियां होना, और मेरे को छोड़ के अगर मेरी और बहनों को आप देखोगे बेहद खूबसूरत है। खूबसूरत बेटियों का बाप होना। और उन दिनों इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो पब्लिक थी वो पब्लिक है ना, आपको फोन करना, ब्लैंक कॉल करना। उन दिनों एसिड अटैक भी बहुत हुआ करते थे। अगर किसी ने बॉयफ्रेंड के लिए अपना वो मांग डाला और नहीं एक्सेप्ट की, तो चैलेंज आ गया कि अगर ज्यादा नहीं करोगे तो एसिड अटैक होगा। क्या बॉयफ्रेंड के लिए थोड़ा जैसे अगर उन दिनों क्या होता था, अब तो मोबाइल आ गए, अब तो सभी के वो है, लेकिन जैसे कोई लड़कियां जो बाहर निकलती थी, उनको जो हम लोग कहते हैं आज की जनरेशन अलग है, उस टाइम की जनरेशन कि जो लड़कियां बाहर निकली उनके पीछे लड़के पहले लग जाते थे। अच्छा। तो जो पेरेंट्स घबराते थे, बोले लड़कियों को बाहर निकालेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए जो वो अपना सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स नहीं भी निकालते थे, लेकिन मेरे फादर क्योंकि खुद एक बहुत अच्छी, मेरी मदर एक बहुत अच्छी, मेरे जो नाना जी थे वो वेस्ट कोस्ट पेपर मिल के GM थे। शी वाज अ वेरी लर्नेड, मतलब वेरी सोबर एंड वेरी लर्नेड लेडी। तो उन दिनों मेरी मदर ने मेरी बड़ी सिस्टर को सिंधिया स्कूल में पढ़ाया, मुझे बाहर, हम सबको कॉन्वेंट में पढ़ाया। तो एक वो फादर पेरेंट्स का नतीजा था कि हम लोग 5 बहनें आज जहाँ भी हैं। शिकागो में मेरी सिस्टर है, बहुत अच्छा कर रही है। कनाडा में मेरी सिस्टर बहुत अच्छा कर रही है। एयरफोर्स वाली सिस्टर भी बहुत अच्छा कर रही है, वो अम्बाला में एयरफोर्स स्कूल में प्रिंसिपल थी, ब्लूमिंग गर्ल्स में। इधर बॉम्बे में भी, तो जहाँ भी मेरी बहनें हैं, जहाँ भी मैं हूँ, उन दिनों बहुत जल्दी शादी भी हो जाती थी। व्हेन आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, देन आई गॉट मैरिड। तो यहाँ के इत्तेफाकन ससुराल भी ऐसा मिला कि मेरे जो ग्रैंड फादर इन लॉ थे, मेरे फादर इन लॉ थी, उन्होंने कहा नहीं पढ़ाई, हम बहुत एक्साइटेड थे कि हमारी तो शादी हो जाएगी, अब हमारी पढ़ाई से पीछा छूट जाएगा। लेकिन यहाँ आए तो हमारे ग्रैंड फादर इन लॉ का नहीं, पढ़ाई पहले करनी। तो मतलब वहाँ कुछ एजुकेशन रह गई थी आपकी जो यहाँ पूरी करी? हाँ, वहाँ ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थे। हमने आपको जैसे बताया कि शादी जल्दी हुआ करती थी। अब जो 30s में आ जाती है, पहले वो 20s में, मैंने तो 20 भी यहाँ आके कंप्लीट किया है। अच्छा। में आके तो आपकी कितनी एज में शादी हो गई? आई वॉज 19 प्लस when I got married, तो 20 भी यहाँ आके पूरा हुआ है। जो मैं आज हूँ वो उन्होंने मेरे को पर्दे में ना करके, एक छोटे शहर का वो ना करके उन्होंने ओपन करा। तो जैसे आपने बताया कि आपकी सारी सिस्टर्स ने एक अपना नाम अलग कमाया, तो मैं कहता हूँ आपने भी अपना नाम अलग। तो जैसे आज आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी बैठे हुए आपकी तारीफ करते होंगे कि हमारी एक सिस्टर है संगीता, उन्होंने भी बहुत अच्छा नाम कमाया। और इसमें कोई शक नहीं है, आपने चंदौसी के जिस क्षेत्र में भी आपने हाथ लगाया है वहां पे आपने खूब तरक्की की। तो चलिए, ये तो था आपका परिचय और आपकी फैमिली का परिचय। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप मैडम एक स्कूल चलाती हैं, उसके बारे में बताइए, वो कहाँ से आपने सोचा कि ऐसा एक स्कूल हमें चलाया जाए, और वो क्यों चला? भैया हम कॉन्वेंट से पढ़े हुए हैं। तो जब मैं अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी, तो मेरे को एक प्ले ग्रुप स्कूल का नहीं नजर आता था जहाँ एक घर की तरह बच्चों को एनवायरनमेंट दिया जाए। तो इससे पहले मैंने 2004 में रिलायंस का काम चालू किया था। yes. और मैंने 7-8 साल रिलायंस का काम किया। और उसमें मुझको लगता था कि मैं
अपनी वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रही हूँ, जो क्रिएटिविटी नहीं कर पा रही हूँ जो मेरे में थी। जो थी। तो 2010 में मैंने रिलायंस को रिजाइन करके अपना एक प्ले ग्रुप स्कूल खोला था। ये सोचा था कि 30 या 40 बच्चे, बस 40 या 50 बच्चों से ज्यादा मैं नहीं रखूंगी। ओके। और वो इत्तेफाकन इतना अच्छा स्कूल आज एबीसी मॉन्टेसरी के नाम से चल रहे हूँ कि इस समय मेरे पास 850 बच्चा था। और स्कूल का जो दिमाग में आया वो, क्योंकि मेरे बच्चे वो प्ले ग्रुप से हम लोग वंचित रहे, जो मैं चाहती थी कि भाई मॉर्निंग में ये नहीं हो कि सुसु आ रही है नहीं, पॉटी आई नहीं, और बच्चों को तैयार करके उसमें बिठा दिया पॉट में और भागो तुम स्कूल भागो। सो आई वांटेड अ प्ले ग्रुप जहाँ पर बच्चों के लिए स्टार्टिंग का एक स्टेप बहुत अच्छा दिया जाए, जिसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट, एवरी चाइल्ड इज नॉट अ इंजीनियर, एवरी चाइल्ड इज नॉट एन इंजीनियर। तो हमको बच्चे में क्रिएटिविटी देख के और उसमें क्या क्वालिटी है। मेरा टेक्वांडो भी होता है, डांस भी होता है, स्विमिंग, ये डांस क्लासेस भी होती हैं, म्यूजिक क्लासेस भी होती हैं। कब बुलबुल भी मेरे यहाँ इकलौता कब बुलबुल स्कूल मतलब वो है जहाँ पर कब बुलबुल भी है। तो आई ट्राई टू गिव देम ऑल दी छोटी छोटी एक्टिविटीज, क्योंकि अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, बच्चे को हर चीज मिले। हाँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड अ मास्टर ऑफ नन इज मेरे को लगता है कि हर चीज थोड़ी 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 तो थोड़ी। अभी आपके स्कूल में 850 बच्चे हैं। हाँ, 850। तो कैसे मैनेज करते हैं इतने सारे बच्चे? मैं अकेली नहीं हूँ और मेरे यहाँ कोई प्रिंसिपल भी नहीं है। अच्छा। मैं सोचती हूँ कि मेरे को प्रिंसिपल की जगह मैं 4 टीचर रख लूँ। अच्छा। मेरे यहाँ करीबन 55 लोगों का स्टाफ है जो बहुत सॉलिड। अच्छा। और जिनकी बदौलत मैं अपने सोशल वर्क भी कर पाती हूँ। मेरी जो लेफ्ट हैंड है शबेनूर कादरी, इधर मेरी राइट हैंड निशा खान है, वेरी नाइस गर्ल, जिनके बदौलत मैं अपना स्कूल और आई थिंक वो लोग तो आपके साथ, आपके जब हाँ, स्कूल नहीं था तब से जुड़े हुए हैं। तब से रिलायंस से जुड़े हुए हैं Okay. मेरे संग। और आज शबेनूर कादरी को तो मेरे संग 21 साल हो गए। ओहो। तो इसी तरीके से आप वो कहते हैं ना, एक शेर है कि मैं तो यूं ही चला था जाने भी हाँ, मंजिल, लोग आते गए काफिले। कारवां बनता गया। लेकिन जैसे आप एक तरफ स्कूल चल रहे हैं और अभी हम चर्चा करेंगे आगे कि आप बहुत सारे गवर्नमेंट्स जो हमारे इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी आप बैठते हैं, फिर एक तरफ फैमिली भी है, कैसे मैनेज करते हैं? भैया यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द फैमिली। वो बैलेंस कैसे बनाते हैं? देखो, आपका जो कर्तव्य, एक लेडी का कर्तव्य, मैं आपको बताऊं कि व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन माय सन वाज इन क्लास 5, तो उनका होमवर्क कराना, उनका टिफिन बनाना, वो मेरी ड्यूटी है। आई कैन नॉट से कि मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ में जा रही हूँ तो आई विल इग्नोर माई फैमिली। अभी 2-3 साल की तो नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरा कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है। तो अब इधर 2 साल से मैंने अपने घर में कुक रखा हुआ है, अदरवाइज आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज कुकिंग। तो मॉर्निंग से एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूंगा, तो इससे पहले आप हाउसवाइफ भी थी? हाँ, टिल अच्छा। क्लास 5 मैंने आपको बताया, 15 साल शादी के तो मैंने हाउसवाइफ ही बच्चों को पाला। एंड ऊपर वाले की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे। मेरी डॉटर आरके टॉप किया था, उसने बीटेक किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर थी, फिर वेलोर यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। मेरा बेटे ने जेएसएस से इंजीनियरिंग करी और IIM बॉम्बे से उसने MBA किया। अगेन ही इज वर्किंग फॉर GE एंड बोथ ऑफ देम आर डूइंग वेरी गुड इन द फील्ड एंड आई एम सो प्राउड कि जो मेरी ड्यूटी थी उनको बड़ा करना, उनको पढ़ाना, उनको मैंने ही पढ़ाया, उनको शिक्षा, उनको हर, जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स ने हर फील्ड में आगे किया, ऐसी मैंने अपने बच्चों को, मेरी बेटी हर चीज करती है जो एक लेडी को आना चाहिए। और बेटा भी मेरा हर फील्ड में माहिर है। तो आई एम सो प्राउड कि आई कुड मेक इट बिकॉज आई वाज एन हाउसवाइफ दैट टाइम। करने को मन था। मेरी सिस्टर मुझसे कहती थी तो क्या हो गया, तुम्हारी चंदौसी शादी हो गई, स्टार्ट डूइंग समथिंग। लेकिन मुझे लगता था कि उस समय मेरे बच्चों को मेरी ज्यादा जरूरत थी। ये चीजें मेरे हस्बैंड देख रहा था कि रोजी रोटी, खाना पीना जो भी है वो हस्बैंड का काम था, लेकिन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज माई किड्स। सो टिल 15 years आई डिडंट वर्क, आई वॉज जस्ट डूइंग सोशलाइजिंग। सोशल वर्क में मैंने अपना बहुत काम किया, लोगों में अपनी पहचान बनाई। शायद वही रीजन था कि जब मैंने रिलायंस का स्टार्ट किया, व्हेन आई स्विच्ड रिलायंस, मैंने जब बाय करी, आई हैड 2500 पोस्ट पेड कस्टमर्स। वी वर ऑन द टॉपर लिस्ट पूरे मुरादाबाद। जब रिलायंस स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले आप ही लेके आए थे हम उसको, और जहाँ भी आपका स्कूल है वहाँ पर ही उसका वहीं ऑफिस था और पूरे मुरादाबाद में नंबर 1
शिवहरीन को बांध तो के वो सांप- कहते हैं कि जब आप हाउस वाइफ थी हाँ। तब तक थी, लेकिन जब घर से निकली तो ले- 6 मारा आपने। लेकिन सुहेल भैया उस समय का मुझे याद है कि बहुत सारे धुरंधर आइडिया, टाटा इंडिकॉम, Yes, बहुत yes, सारे बहुत सारे। मेल उसमें एक फीमेल घुसी थी और ऐसे काम में, कम्युनिकेशन के काम में, जो एक पब्लिक का काम था। यस यस यस। और पब्लिक के काम में मेरे को बहुत चैलेंजेस भी मिले। हम्म। लोगों ने जब मैं बिल भेजती थी, लोग बात कहते थे, जो मेरे सेल्समैन वगैरह होते थे, कि जाके अपनी मालकिन को भेजो, हाँ, तो उनके बिल कलेक्ट करने भी मैं को जाना पड़ता था और वो अच्छा। सब करना पड़ता था। आई हैड क्योंकि चनौसी वाज नॉट अ प्लेस जहाँ पर पीपल वर यूज्ड टू लेडी वर्किंग, लेडी yes, कमिंग yes, आउट ऑफ yes, द yes, हाउस yes, एंड yes, वर्किंग, yes। बट वो तो अभी भी बहुत कम है। अभी भी बहुत कम है। बट और ये तो आप मेरे ख्याल से 20 साल पहले लेकिन की बात मेरा चैलेंज उन लोग के लिए था, क्योंकि उस मेल डोमिनेटिंग वर्क में मैं एक फीमेल घुसी थी है। और मैंने घबराई नहीं थी कि क्योंकि मेरा उस समय भी स्टाफ बहुत अच्छा था। कि मेरे को उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर लोग बात कहते थे मालकिन को भेजो, तो मैं कभी पीछे नहीं हुई कि मैं एक लेडी हूँ, मैं क्यों किसी के घर जाऊँ बिल ठीक कराने। बोला है तो मैं जाऊंगी जी, मेरा काम है। और रात को 11 बजे तक हम लोग काम करते थे, क्योंकि अगर मैंने उस दिन किसी कस्टमर का पैसा नहीं डाला तो उसका लेट फीस लग जाती थी, फिर वेविंग कराते रहो। तो इट वाज माय ड्यूटी। तो शुरू में मैंने एक डायलॉग बोला था कि हमारी छोरी किसी छोरों से कम है क्या, तो आमिर खान साहब को ये कैसे पता लग गया था 20 साल पहले आपने किया था? देखो, तो मैम ने जैसे मैम ने अभी बताया, मैं चंदौसी से बिलोंग करता हूँ। जो लोग चंदौसी में रहते हैं अधिकतर लोग वो तो जानते ही हैं कि अभी भी कितना मुश्किल है यहाँ पे एक लेडी को फील्ड में वर्क करना। मैंने आई थिंक नहीं देखा, और ये 20 साल पहले की बात बता रही है, तो उस वक्त तो 30 साल पहले की, उस वक्त तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो मैम ने जीरो से स्टार्ट किया और फिर बिजनेस को आज कहाँ पहुंचाया। तब रिलायंस था, लेकिन आज एक शहर में एक अच्छा स्कूल जिसको लोग जानते हैं, और अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी पहली चॉइस होती है उनके पेरेंट्स की, तो वो मैम का स्कूल है। तो मैम आप यहाँ तक पहुंचे इस स्कूल में, आपको बधाई, आपने इतनी अच्छी फैसिलिटी दी, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आपका स्कूल बढ़ता रहे। मेरे यहाँ करीबन 35 फ्री में बच्चे भी पढ़ रहे हैं। क्राइटेरिया है सिंगल मदर। अच्छा। अभी जैसे कोरोना में बहुत सारे पेरेंट्स की डेथ हो गई, मेरे यहाँ जितने भी विडो हैं या डिवोर्सी लेडीज हैं, उनके बच्चे हमारे यहाँ, चाहे करोड़पति से करोड़पति हो, हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं। 35 बच्चे। 35 बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके जो स्कूल लास्ट क्लास तक जितना तक है वहां तक आपके लिए फ्री है? हाँ, उनका कोर्सेज वगैरह, उनका कोर्स वगैरह भी ऑल सारा कुछ फ्री, एवरीथिंग वी प्रोवाइड, इवन द ड्रेस। सैल्यूट मैम। थैंक यू। तो मैम ये तो रही अभी तक की हमारी यहाँ की बात। अब हम अगले पड़ाव में चलते हैं। हमने देखा है कि जैसे आप चंदौसी कोर्ट में बैठती हैं, तो वहां पर आपका क्या कार्य है? मैं भैया यहाँ हाई कोर्ट से अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हूँ, ओके। और 2018 में मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ था हाई कोर्ट से। और जिससे पहले मैं पिछले 20 सालों से पुलिस लाइन भेजूई में फ्री काउंसलिंग करी है। जो टूटते हुए परिवार होते हैं, उनको मैं जोड़ने का काम करती हूँ, उनके बीच में जो मतभेद होते हैं उनको दूर करने का काम करती हूँ। और ये मेरा एक शौक है, क्योंकि जब मैं एक परिवार को मिला देती हूँ और वो अगले 2-3 साल में एक छोटे से बच्चे को लेके आते हैं, तो मुझे लगता है वो मेरी जीत है। और मैं जब उनके व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और इंस्टा पे वो देखती हूँ कि जो टूट रहे थे, बिल्कुल ऐसा था कि बिल्कुल अब तो हमको साथ रहना ही नहीं है, तो उनको मिला दिया आप? उनको मिलाते हैं। और पिछले इधर हाई कोर्ट में तो हम लोग, हाई कोर्ट से तो 8 साल हो गए मुझे अपॉइंटेड। अच्छा। लेकिन पुलिस लाइन में मैं 20 साल से। तो मेरा वही है कि अभी पुलिस लाइन वाला तो मेरी समझ में आ गया। कोर्ट में आपका क्या है? कोर्ट में मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हूँ। ओके। कि जो 125 जो मेंटेनेंस की आती है, डिवोर्स की आती है, इधर दहेज प्रथा की आती है, और कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो फैमिली टूटती हैं, तो उसमें मैं काउंसलिंग करती हूँ और परिवार बच भी जाते हैं। आज ही मैंने एक बहुत अच्छे परिवार को बचाया है। अच्छा। और काफी बुढ़े थे वो लोग और तलाक लेने के लिए आए थे। हैं एजेड लोग भी आते हैं। तो ऐसी क्या मतलब थोड़ा सा मतलब अगर शेयर कर सकें ऐसी क्या मतलब? देखो, आपस में आजकल लोगों में कोऑर्डिनेशन इतना नहीं है। मोबाइल इज अ सोर्स जो हस्बैंड वाइफ में बहुत दूरियां बढ़ा रहा है। मोबाइल इज अ सोर्स जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर रहा है। अभी आपने इतना देखा होगा अखबार में कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया, इस हस्बैंड को मार दिया। तो दिस इज ऑल रीजन कि टूटते हुए परिवार। तो
उनको हम लोग काउंसलिंग करते हैं कई बार छोटी छोटी बातों पे कि इसने मेरे को फोन नहीं किया तो अच्छा। मैं क्या साथ में, इसको मेरी कोई परवाह नहीं है, ये अपने घर वालों को ही देखता है। अच्छा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पे हम लोग परिवार टूटने से बचाते हैं, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और स्कूल के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा स्टाफ हमारा पूरा देख लेता है। 11:30 बजे मैं कोर्ट जाती हूँ, 1 बजे तक मैं वहाँ रहती हूँ, उसके अच्छा। बाद 3 बजे से 4 बजे तक फिर कोर्ट जाती हूँ। तो ये काउंसलिंग का काम करती हूँ। कोई एक ऐसा केस बताइए जो आपके सामने आया हो और आपको लगा हो कि अरे ये तो बहुत टिपिकल है, और फिर आपने उनको मतलब एक किया हो कि चलिए आप ये खत्म कीजिए और दोबारा से अपनी नई जर्नी स्टार्ट कीजिए। भैया एक बॉडी बिल्डर थे, दिल्ली में ही थे। अच्छा। उनका एक परिवार था छोटी सी बात पे कि वो मेरे दिल्ली को के केस भी आते हैं? दिल्ली के भी थे भाई। लड़की अगर यहाँ की होती है ओके, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग ने उनको समझाया। हाँ। लड़के में भी एटीट्यूड था कि एक छोटे शहर की लड़की है, इसको कुछ नहीं आता। अच्छा। और लड़की को कहा था कि ये दिल्ली में मुझे टाइम नहीं देता है, इधर घूमता है उधर घूमता है। उनके बीच में से हम लोग ऐसे केसेस तो बहुत आते हैं, बट आई शुड नॉट डिस्कस एनीबॉडीज पर्सनल वो कि क्या है क्या नहीं है। और छोटा सा मैं इसमें ऐड करता हूँ, गलतियां ज्यादा किसकी होती हैं, लड़कियों की या लड़कों की? आजकल दोनों दोनों आजकल लड़कियों की भी है। अच्छा। कई लड़कियां सिर्फ नहीं जाना तो नहीं जाना, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनका दरवाजा खोल के बैठे होते हैं कि अगर नहीं जाना तो तू वापस आ जा, हम तेरे को खिला सकते तो हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती वो पेरेंट्स ही करते हैं जो अपनी बेटी के लिए नहीं, stand अगर देखो जैसे गलत मैंने stand आपको बताया कि हम लोग के टाइम में हमारे पेरेंट्स ये बोलते थे कि अब तुम्हारी शादी हुई, अब वाकई बहुत परेशानी हो तो तुम हमारे को दरवाजा खटखटाओगे, तब आपका घर आपके लिए खुला हुआ है। मतलब आजकल तो अगर ऐसा ठीक भी आ जाती है, पेरेंट्स कहते हैं अरे तुमने मेरे बच्चे को दवाई नहीं दिलाई, नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी। अगर इसमें आपस में डिस्प्यूट होता है तो पेरेंट्स बीच में पड़ जाते हैं कि आपने मेरे बेटी को ये बोला ये बोला ये बोला। फिर दूसरा, आजकल की लड़कियों को ये हो गया कि भाई एक 125 का हम लोग क्या चलता है जिसमें मेंटेनेंस मिलता है ना, मेंटेनेंस मिलता है। अगर मेंटेनेंस गवर्नमेंट बंद कर देना तो आधे तलाक के केसेस बंद हो जाएंगे। ये जो 125 है, मेरा आज तक समझ में नहीं आया कि अगर मेंटेनेंस कोई लड़की बनवाना भी अगर चाहती है, और मैंने ऐसे ऐसे फैमिलीज देखे हैं कि वो बहुत मिडिल क्लास की फैमिलीज है, अगर कोर्ट मेंटेनेंस बांधेगा भी तो उसकी सैलरी पे बांधे। नहीं, मैं कहती हूँ कि कई जगह 125 जायज रहता है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल है, दूसरी शादी कर ली है, या चीट कर रहा है, या मार रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग भी नहीं बोलेंगे कि भाई आप जाओ। आपने शादी करी है, आपके बच्चे हुए हैं, आपका ये दायित्व बनता है कि आप उसको मेंटेनेंस दो। लेकिन सिर्फ इसलिए कि इसने मेरे को मारा, इसने मेरे को पानी नहीं दिया, इसने मेरे को दवाई नहीं दी, इसने मेरे को फोन नहीं किया, स्टूपिड रीजंस, इसकी वजह से चल रहा है धीरे धीरे। जो पहले 10 आते थे कि ये सब वो 100 केस आते हैं, तो मतलब ये बढ़ रहे हैं। तो अभी आगे हमारा, मैं अगर कहूँ सही और शुद्ध अपनी चंदौसी की लैंग्वेज में, तो ये एक हम गलत राह की तरफ चलते हैं। गलत राह। तो ये कैसे रुके? ये रुकेगा जिस समय मेंटेनेंस बंद हो जाएगी। तो मैम अब फिर से हम एक बार आगरा चलते हैं। आगरा एक ऐसी जगह है जब पूरी दुनिया से भारत लोग घूमने की इच्छा रखते हैं। तो मैंने एक रिसर्च की थी, उसमें 75% लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें आगरा में ताजमहल देखना होता है। और आप उस सिटी से हो जहाँ से मतलब पूरी दुनिया के लोग आगरा आना चाहते हो, और आप उस सिटी में पले बड़े हो और आपने वो सारा माहौल देखो। जब आपके फादर ने कहा कि चंदौसी में आपकी शादी कर रहे हैं, हम चंदौसी जा रहे हैं, और जब आप चंदौसी आ गए तो उस कल्चर से इस कल्चर को आपने कैसे मैच किया? भैया शुरू में तो बहुत डिप्रेशन होता था, क्योंकि मैं एक वो लड़की होती है जो घर पे रहने वाली होती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं भी हो, वो कहीं भी रहती थी। लेकिन एक वो जो लड़की बहुत आउटगोइंग है, हर फील्ड में आगे निकलती हो, सुबेरे से जूते पहने वो रात को निकले उतरते थे। तो यहाँ आई तो यहाँ एकदम एक कहते ना सोशल डिफरेंस। जब मैं कार लेके निकलती थी, लोग कहते थे बड़ी आवारा है, देखो कितनी आवारा। मतलब मेरे फादर इन लॉ मुझसे बोलते थे, कई बार हम लोग को एसएम कॉलेज या जीएमजी में हम कैंप के लिए जाते थे, तो फादर इन लॉ मेरे कहते थे संगीता देखो ड्राइवर को लेके जाना अगर तुम जा रही हो तो मुझे लगता था मेरी वजह से एक ड्राइवर इंतजार कर रहा है, तो मैं उसको रास्ते में से उतार देती थी। फिर पापा कहते थे कि नहीं चलो तुम्हें नौकर नहीं लेके जाना, ड्राइवर नहीं लेके जाना, तो तुम नौकर बिठा के लेके जाओ।
क्योंकि भार्गव परिवार एक हमारा एक बहुत Respected रिस्पेक्टेड परिवार है यहाँ का। तो मुझे भी लगता था कि नहीं, मैं क्यों सर्वेंट को भी अपनी वजह से वो करूं। तो लोग बात पापा को आके, मुझको तो नहीं बोलते थे, लेकिन पापा को, मेरे हस्बैंड को आके बोलते थे कि अगर भार्गव साहब कार लेके घूमती रहती है, बड़ी आवारा टाइप की है। इवन घर वालों से भी मुझे बहुत, अपने घर वालों को छोड़ के घर वालों से भी मुझे बहुत नेगेटिविटी मिली कि इस समय जा रही है, इस समय आ रही है, क्योंकि रिलायंस का काम था। आप तो सोचते ही हो कि भाई जैसे जैसे लोग बाग पैसा लेके आते थे, वो रात को 8 बजे आएंगे तो मुझे कंप्यूटर पे डालना है, और 11 बज जाते थे तो लोग बाग टाइम देखते थे, अरे अब आ रही है, जा रही है। इट वॉज अ बिग सोशल वो, क्योंकि पूरा आगरा, अगर आप मेरी एज के वो लोग जानोगे, अगर इस समय आप आगरा जाओगे तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा मेरी एज का होगा जो मुझे नहीं जानता होगा। अच्छा, आगरा में भी, क्योंकि आगरा में हम लोग एक एक्टिव स्कूल के लिए प्रेजेंटेशन सब जगह देना, क्योंकि तो वहां पे भी आप ऐसे ही एक्टिव रहते थे? हाँ, स्कूल के अंदर मैं कव्वाली हो, कबड्डी हो, ये सब स्कूल को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। सेंट पॉल चर्च स्कूल हमारे स्कूल का नाम था। तो स्कूल को हम लोग रिप्रेजेंट करने जाया करते थे। तो लड़कों की तरह ही रहते थे, लड़कों की तरह ही आदतें थी, क्योंकि कोविड में पढ़ते थे। हम इकलौती, हम 2 लड़कियां थे पूरे 55 बच्चों में। तो यहाँ आए तो यहाँ किसी जेंट्स से बात करते थे तो लोग बात कहते थे, अरे बड़ी बेशर्म है, अच्छा, इसको तो आदमियों में घुसे रहना होता है। मेरे लिए आदमी से बात करना और एक औरत से बात करने में कोई डिफरेंस ही नहीं था। मैं आपको 90s की शुरू की 91 की बात बता रही हूँ। उस वक्त तो तो बड़ा डिफिकल्ट उस वक्त भी जैसे हम लोग क्लब में जाते थे तो जेंट्स एक तरफ बैठते थे, लेडीज एक तरफ बैठती थी, और मेरी आदत थी कि मेरे जो मैच करता था, जो मेरा IQ या मेरा वो मैच करता था, वो आदमियों के संग ज्यादा करता था, क्योंकि वी वर बॉट अप इन दैट एनवायरनमेंट। लेकिन ये नहीं कि अफेयर हो रहा है कि किसी से बात कर लो तो अरे ये तो वो लोगों ने एक मेंटालिटी बना ली है कि अगर लड़की लड़का बात कर रहे हैं तो गलती होंगी, तो गलती होंगे। तो यहाँ पर मेरे को एक वो डिफरेंस भी बहुत, फिर मेरे को जब पब्लिक में लोग बात अपनी बहुओं को मुझसे नहीं बात करने देते थे, क्योंकि जो मेरा बोलने का स्टाइल था, जो मेरा काम करने का स्टाइल था, जो मेरा पब्लिक में आने जाने का स्टाइल था, वो एक खुला हुआ था, एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट था। तो लोगों को यहाँ लगता था कि अरे ये तो हमारे घर का माहौल बिगाड़ देगी। तो बहुत सारे मुझे अच्छी तरह की याद है कि मेरी मदर इन लॉ की जो बहुएं थी, वो लोग अपने बात नहीं करते, बोले संगीता के संग नहीं उठना। इवन एक बार मेरे को अच्छे से याद है कि मैं शुरू में आई तो मैंने किटी में, एक किटी का ग्रुप था, तो मैंने कहा मैं उस किटी में होना चाहती हूँ। तो दे कॉल्ड मी वंस कि आप आके बात करो। लेकिन जब मैं उस किटी में बैठी तो लोगों ने एक दूसरे से घुसर करना चालू किया। फिर बाद में मैंने जो किटी जिसकी थी, मैंने कहा आई वांट टू कम इनटू दिस किटी, जस्ट पास माय नेम एंड आई विल ऑल्सो डिपॉजिट। तो बोले भाभी जी हमारा, हम सो सॉरी, क्योंकि हमारी जो किटी की मेंबर्स है ना, वो नहीं चाहती हैं आप इस किटी में। ऐसा बोला? ऐसा मेरे को डायरेक्टली बोला। क्यों? क्योंकि मैं ओपन लेडी थी, ओपनली अपने इंडिविजुअल थी, कि अपना कार लेके खुद निकलती थी, अपना लोगों से बात करती थी, ये करती थी। तो देयर वाज अ टाइम, शुरू में मुझे लगता था अरे कहाँ फंस गए यार, क्या होगा, कैसे रहेंगे, क्योंकि 1-2 साल की तो बात हो तो चलो ठीक है, हम रह लेंगे, लाइफ कैसे गुजरेगी, क्योंकि हम अपने आप का, अपना नेचर बहुत कुछ चेंज कर लिया। मेरे फादर ने सिखाया कि जहाँ आप जा रहे हो वहाँ का जैसा देश वैसा भेष, कि यहाँ आके आपने मुझे नहीं देखा होगा कि कभी कोई ऐसा ड्रेस पहन के या शॉर्ट पहन के या जीन्स पहन के मैं निकलती हूँ, लेकिन हस्बैंड के संग घूमने जाती हूँ, पर्सनल लाइफ अपनी अलग होती है। पर्सनल लाइफ है, लेकिन कोई मेरे को ये नहीं कह सकता कि अश्लीलता में है या, लेकिन हाँ शुरू में वो सब भी मैंने सुना, बहुत नेगेटिविटी तो सुनी। अभी वो लोग सारे हाँ, लेकिन अब मुझे आज खुशी है, क्योंकि जिन लोगों को, जो मेरे कान तक तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि शहर छोटा है, बहुत सारी चीजें मेरे कान तक आ जाती थी। आज मेरे को वो जो मैं लेडीज को जिन्होंने अपनी बहुओं को रोका था, उनकी बहुएं फील्ड में निकली हुई है, तो वो मेरी जीत है। आज जो चंदौसी में लोग बात समर कैंप्स और इतना ये निकल रहे हैं, समर कैंप को शुरुआत भी आपने समर कैंप में 2002 में लेके आई थी यहाँ पहली बार चंदौसी में, जब मैं जायंट्स ग्रुप में प्रेसिडेंट थी। तो घर घर जाके जब मैंने टिकट बांटे तो लोग बात कहते, अरे भार्गव साहब की बहू घर घर जाके टिकट बांट रही है। अच्छा। तो 1-2 बार मेरे फादर इन लॉ ने काफी समझा, लेकिन माय फादर इन लॉ एंड माय हस्बैंड न्यू कि वो जो मैं कर रही हूँ उसमें एक मेरा जुनून था, एक मेरा कहीं भी
उसमें गंदगी नहीं थी। सो आई केम आउट, मैंने आपने देखा होगा, मैं कभी ना, मेरी बेटी रील बनाती है ना, मैं कभी ऐसा रील बनाती हूँ लेकिन कहीं घूमने गई, बैकग्राउंड मुझे दिखाना है। पर्सनल लाइफ नहीं, पर्सनल लाइफ नहीं, जैसे मैं लेह लद्दाख गई, मुझे दिखाना है लोगों को, मैं लेह लद्दाख गई, तो उसके बाद काफी सारे लोग लेह लद्दाख गए क्योंकि बैकग्राउंड देखे। अभी मैं स्पीति वैली जा रही हूँ, मैं मुंशियारी गई, तो नोबडी न्यू कि वेयर इज मुंशियारी एंड व्हाट इज मुंशियारी, सो दे सॉ द वीडियो एंड दे वांटेड टू, बिल्कुल सोशल मीडिया है इसलिए। लेकिन या तो अभी आपने ये जो सारा कुछ बोला, और आपने जिन लोगों के लिए बोला, आई थिंक आप अपने घर वालों के लिए भी बोला, हाँ। वो सारे लोग देखेंगे तो फिर वो ये नहीं बोलेंगे मैम आपने क्या मेरे घर वाले तो मेरे जो इमीडिएट फैमिली है, इट वाज विद मी। लेकिन हाँ, आपको पता ही है, जब जॉइंट फैमिलीज हो तो लोग बात थोड़ा सा एक दूसरे को देख के थोड़ा सा होते तो है ही। एंड जो भार्गव फैमिली से मैं बाहर निकल के आई, मेनी ऑफ द लेडीज इन चनौसी और आउटसाइड चनौसी, दे वांटेड टू अचीव व्हाट आई एम टुडे। तो जब वो अचीव नहीं कर पाते, वो कहते ना, खट्टे हैं अंगूर, वो नहीं मिल रहे तो खट्टे, हाँ, खट्टे हैं अंगूर। तो आज मेरे को बड़ी खुशी है कि वो लेडीज भी बाहर निकली हैं, बट वो खट्टे हैं अंगूर के लिए जो झेला है मैंने, वो अब मीठे हो गए हैं आपके लिए, अब मीठे हो गए हैं। और आज शहर एक जना मुझे जानता है, पहचानता है। बिल्कुल पिछले 35-36 साल से लोगों के लिए काम कर रही हूँ। मैं देखता रहता हूँ मैम के काफी मीडियाज में कवरेज आती है और टीवी पर भी मैम आती हैं। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है, जैसे भी आपने बोला कि जैसे मैम ने बताया कि क्या इनके साथ सिचुएशन थी और फिर उन्होंने उसको सबको फेस किया और वहां से निकल के अब यहाँ तक पहुंच गई हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप मुखालफत मत करो, आप बराबरी करो। और एक शेर है कि लहू हो तो लहू लिखता हूँ और महलों की रक्कासा को रानी मैं नहीं लिखता हूँ। यही बात है कि तारीख आप पे नाज करती है, मैडम तारीख लिखती है, कहानी ये नहीं लिखती। तो ये कहानी आप पे सच हो गई। थैंक यू। तो मैम ये तो था यहाँ तक का सफर, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। 1090, तो वो आपने कैसे शुरुआत हुई आपकी उससे, और वो अभी क्या है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। भैया, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय 1090 वुमेन हेल्पलाइन, पावर हेल्पलाइन नंबर 2 शुरू किया था हमारे उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने। और मुझे याद है कि उस समय यहाँ पर एसपी अतुल सक्सेना जी थे जी। और उस समय डीएम हमारे NKS चौहान जी थे, इस समय आजकल रिटायर्ड हैं दोनों। तो 1090 के लिए भैया यहाँ पर उस समय, क्योंकि नया डिस्ट्रिक्ट था, नया यहाँ पर कोई बहुत अच्छे लेडीज यहाँ अपॉइंटेड नहीं थी। तो जो 1090, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूँ, सॉरी, जो 1090 स्टार्ट हुआ था तो संभल जिले की पहली जो उसकी प्रेसिडेंट है वो आप ही है? हाँ, उस समय हमारे को अतुल सक्सेना जी ने ये जो पावर एंजल्स हम लोग बोलते थे उनको, पावर एंजल्स का उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मुझे बनाया था। और 1090 के लिए हम लोग ने बहुत काम किया, बहुत गली जाके इनको, हर स्कूल में, आपने हमारा अगर आज से 10 साल पहले का प्रोफाइल देखोगे, हम लोग हर स्कूल में जाके 1090 का 181 का प्रचार करते थे। और उस समय क्योंकि लेडी कोई यहाँ पर अपॉइंटेड नहीं थी, नया डिस्ट्रिक्ट था, थाने भी नहीं थे यहाँ पर ऐसा, तो 1090 की जिम्मेदारी उस समय के एसपी अतुल सक्सेना जी ने उस समय, और उस वक्त मुख्यमंत्री ने आपको सम्मानित भी किया। हाँ, उस समय जब हम लोग ने इतना काम किया था तो एक सम्मान निकला था, महिला शिक्षा सुरक्षा सम्मान। तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक लेडी चूज हुई थी, ऊपर वाले की दया से आपका नाम आया हमारा नाम आया था। उससे पहले उन्होंने 50 सेलेक्ट करे थे, फिर 50 के बाद 10 करे थे, 10 के बाद उन्होंने 5 करे, 5 में से 1 किया, तो इत्तेफाकन मेरा नाम बहुत बड़ी बात हो गई अपने आप में। मेरे को लखनऊ बुलाया था माननीय मुख्यमंत्री उस समय अखिलेश यादव जी थे, तो उनके द्वारा सम्मानित। तो इधर मुरादाबाद का नारी सम्मान भी मेरे पास है। अच्छा। इधर फिक्की फ्लो अवार्ड आता है जिसमें आउटस्टैंडिंग वुमेन फॉर पुलिस सर्विस 1090 के लिए जो हम लोग ने काम किया था, उसके लिए वो अवार्ड भी मेरे पास, मेरे ऑफिस में। तो अगर ऑफिस में हम किसी दिन आए तो सारी चीजें देख सकते हैं। हाँ, मेरे ऑफिस में विराजमान है। और I feel good कि whatever I wanted to achieve, I achieved. तो अभी और ऐसी क्या चीजें रह गई जो और अचीव करना चाहते हैं? अभी तो बहुत आगे जाना है। अभी तो शुरुआत है। तो ये शुरुआत है। अभी तो यहाँ की लेडीज निकली हैं बाहर,
है ना। लेकिन जो आज की जनरेशन में मैं देख रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, बट या आई कैन से 70%, जो उनका मोटो है, जो उनका दुनिया को देखने का नजरिया है, इट इज नॉट ओनली रील्स, इट इज नॉट ओनली सोशल मीडिया, इट इज नॉट ओनली you have to come out and prove yourself, you have to make your own identity that people should know by your name. और उसके लिए अभी हमारी महिलाओं को, हमारी लड़कियों को बहुत काम करना है, और काम करने के लिए अभी हमें प्रमोट भी करना है। अभी तो हम लोग ने सिर्फ शहरों में किया है, और शहर की लेडीज का तो आप हाल जान ही रहे हो। अब हमको गांव में जाके काम करना है, तो बहुत है, अभी बहुत कुछ काम करना है। आज ही हमारे डीएम साहब ने 3 दिन की कार्यशाला हम लोग की कराई, एक दिव्य गर्भ संस्कार के ऊपर कार्यशाला हुई, और इत्तेफाकन डीएम साहब ने मुझे भी उसमें ट्रेनर बनाया है। अच्छा। और एक अच्छा सोसाइटी, एक अच्छे संस्कारी बच्चों को, एक अच्छे कल्चर्ड लोगों के लिए अभी हम लोग को काम करना है, स्कूल से हट के। अब आप नेक्स्ट स्टेप मेरा पूछोगे, तो मेरे को नेक्स्ट स्टेप दिव्य गर्भ संस्कार के अंदर घुसना है, और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके ऊपर, उनके लिए काम करना है, उनके आने वाली पीढ़ी के लिए काम करना है। क्योंकि जो सोसाइटी हो रही है गंदी, इसको सुधार तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, आने वाली जनरेशन को हम लोग एक नया रास्ता जरूर दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नया रास्ता दिखाने की ही मतलब पहले आपकी कामयाब होगी। कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे आप करती हैं सारे काम, कुछ गर्ल्स करना चाहती हैं काम, लेकिन वो अपने परिवार की वजह से या अपने हमारे शहर के माहौल की वजह से नहीं कर पा रही हो, तो कई बार उनका फ़ोन आपके पास आया हो, या वो खुद डायरेक्टली आपके पास आए हो कि मैम हम भी समाज सेवा करना चाहते हैं, हमें भी थोड़ा आगे बढ़ाइए। कई बार हुआ ऐसा? बहुत बार हुआ है मेरे यहाँ। भैया अगर आप स्कूल में देखोगे तो 55 टीचर्स जैसे मैंने आपको बताई, उसमें से 30% जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहती हैं, और ज़्यादातर सब डिवोर्सी या विडो है, और कुछ एक फैमिली से लड़ रही हैं। अब जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी, मेरी स्काउटिंग पे, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि नहीं, नाम नहीं। वो एक बहुत अच्छी स्पोर्ट की लड़की है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड, मतलब बच्चा भी है तो कहता नहीं पहले घर देखो, घर देखो। वो घर के संग संग ये भी काम करेगी, उसको इतना मार पीटती है घर पे, इतना घर में कलेश होता है। हस्बैंड का एक ही वो है कि तू संगीता भार्गव को छोड़ दे। अच्छा। लेकिन उसको पता है कि स्काउटिंग में ऊपर तक ले जाने वाली मैं ही हूँ। अभी एक ट्रेनिंग हम लोग उसको दिला के लाए। ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी फैमिली से लड़ रहे हैं। और तो आप कैसे उनका सपोर्ट करते हैं? उनका भैया कुछ हस्बैंड की काउंसलिंग करके, घर वालों की काउंसलिंग करके, उनको उनके संग खड़े होके कि नहीं, आप कहते हैं ना, अबला नहीं है अपना, पहले थी अबला, अब छोरी छोरों से कम नहीं है, अब छोरी छोरों से कम नहीं है। तो यू हैव टू बी ब्रेव। एवरीबडी नीड्स अ सपोर्टर, एवरीबडी नीड्स अ कंफर्ट जोन, जिसमें वो जाके बात कर ले, उनको पता लगे कि वहां से नेगेटिव वाइब्स नहीं आएंगी, पॉजिटिव आएगा। जो घर तोड़ने वाली भी नहीं होगी, लेकिन अपने आप की आइडेंटिटी बताएगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब चलते चलते मैं 10 सवाल आपसे पूछूंगा और आप 10 सवालों के जवाब देंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है जैसे बेबाकी से हमारा इंटरव्यू चला, और अब इन 10 सवालों के जवाब भी आप ऐसे ही देंगी। तो पहला मेरा सवाल ये, समाज सेवा के क्षेत्र में आने की आपकी प्रेरणा क्या रही? मेरी समाज सेवा जो, वो मेरे फादर इन लॉ है। अच्छा। क्योंकि वो भी एक समाज सेवी थे, और जिस तरह का मेरा नेचर है, लोगों को देना देना, ऐसी उनका भी नेचर, देना देना था। मैं उनको कई बार बहुत, मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ बहुत अच्छे समाज सेवी थे, और बहुत कुछ, मतलब कई बार जैसे कहते हैं ना कि वो मेरे को प्रमोट करते थे कि संगीता बढ़ो आगे। हालांकि ये समाज सेवा मेरे घर पे भी थी, आगरा में भी थी, लेकिन इन्होंने ज्यादा प्रमोट किया। इन्होंने मेरे फादर। तो अगर उसका क्रेडिट जाता है तो वो आपके फादर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरा दूसरा सवाल है, आप किस तरह के सामाजिक कार्यों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं? मैं भैया देखो, समाज सेवा तो बहुत तरह की है। मैं लड़कियों की एजुकेशन, अब मेरे को नहीं अच्छा लगता, लोग बाग आते हैं कि भंडारे में पैसे दे दो, या ये म्यूजिक कंपटीशन हो रहा है, यहाँ पैसे दे दो, या किसी लड़की की शादी करा दो। आई डोंट प्रेफर ऑल दिस, क्योंकि हमको लगता है लड़कियों को एजुकेशन, कस्तूरबा से बहुत सारी लड़कियां निकलती हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। अभी हमने कस्तूरबा की एक फैमिली को लिया था, उसके फादर को पैरालिटिक हो गया था, मदर शायद नहीं थी, वो 4 बेटियां थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। 8th के बाद हम लोग ने उनको, चारों लड़कियों को लिया, उनको
ग्रेजुएशन तक कराया, वो लड़कियां ट्यूशन पढ़ा के। तो ऐसे करीबन 18 लड़कियों को हम लोग मेरी जो अपनी सोसाइटी आकांक्षा सोसाइटी से हम लोग उनको एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहे हैं Okay. टिल ग्रेजुएशन, क्योंकि Okay. ग्रेजुएट जब लड़की हो जाएगी तो ट्यूशन हाँ, पढ़ा के बिल्कुल भी बिल्कुल। कर लेगी। तो मेरा जो समाज सेवा है, जो आप कह रहे हो कि किस तरह की कि आप प्रमोट करते हैं, तो आई ओनली प्रमोट एजुकेटिंग गर्ल्स, मेकिंग देम स्टैंड ऑन देयर ओन फीट एंड मेक देयर ओन नेम। पढ़ेगा अगर इंडिया मैं तो उनकी बढ़ेगा। शादी कर दूंगी, कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, मैं उनको बेचारी बना दूंगी, बिल्कुल, फिर मेरे yes. पास ही मैं काउंसलिंग करूंगी उनकी हस्बैंड की लेकिन मैं अगर उनको एजुकेट बना दूंगी, एजुकेट उनके कर राइट्स दूंगी, उनको पता लग तो उनके राइट्स भी पता लग जाएंगे। इफ हस्बैंड इज नॉट विलिंग टू टेक दैट लेडी, शी हैज दैट कैपेबिलिटी टू अर्न ऑन हर। बहुत बढ़िया। तो अभी इसी क्रम में मेरा तीसरा सवाल है, आपकी सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धि कौन सी है जिसे आप साझा करना चाहेंगे? भैया आज से करीबन 12 साल पहले यहाँ मुख्यालय में हमारा वन स्टॉप सेंटर नहीं हुआ करता था। अच्छा। तो जितनी भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में लड़कियां रास्ता भटक जाती थी या भूल जाती थी या घर से भाग आती थी, तो पुलिस के जरिए वो मेरे पास ही रहती थी। ओके। मेरे यहाँ मतलब आपके यहाँ घर मेरे में? घर पे ही ओके। मेरे यहाँ एक कमरा बना, एक बाहरी कमरा है, ओके। तो उसमें रहती थी। अभी कुछ 10 साल पहले एक लड़की थी जो बिहार से थी और बिहार में उसको डेथ डिक्लेयर, मतलब उसको मतलब मरा मरा हुआ घोषित था, कर दिया। घोषित कर दिया था कि नदी में तैर गई। शी वाज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली इन बिहार। तो वहाँ खोया पाया में भी उन्होंने बहुत लगाया, बट दे कुड नॉट फाइंड हर। तो ये जीआरपी से थ्रू मेरे पास आई थी वो लड़की, मेरे पास 1.5 महीना रही, और 1.5 महीने में धीरे धीरे करके, और बिहारी जो होती है वहाँ की लड़कियां बहुत एजुकेटेड होती हैं। हाँ, यस। मतलब दे आर वेरी स्मार्ट। मोस्टली देखा जाए तो आईएएस पीसीएस हाँ, मोस्टली बिहार से होते हैं। मतलब शी वॉज वेरी एजुकेटेड गर्ल। फिर 1.5 महीने बाद उसको पता नहीं कहाँ से एक मेरे को क्लू सा लगा, वो मेरे पास वहीं रहती थी, हिट किया वहाँ के एसपी के थ्रू, क्योंकि हमारी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज में बहुत फर्क था। तो फिर मैंने इसकी लड़की की फोटो भेजी, तो वहां से वो रह रही है, लड़की तो मर गई है। अच्छा। तो वो लड़की मेरे पास 1.5 महीने तक मेरे पास ही रुकी, और उसमें मेरे को बिहार की एसपी ने सम्मानित भी किया था। अच्छा। वो सम्मान भी मेरा ऑफिस में तो ही आप लगा बिहार हुआ है। जाके उस लड़की को पूछा गया? नहीं, हमने उनके बिहार कांटेक्ट किया, बिहार की उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट किया। फिर बिहार से पुलिस आई थी उसको लेने मेरे पास, मैं तो नहीं जाती बिहार, लेकिन बिहार की गवर्नमेंट ने, बिहार के एसपी साहब ने मुझे कोई मिश्रा थे उस समय वहाँ, उन्होंने सम्मानित किया। वो सम्मान भी मेरा ऑफिस में रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, बधाई तो ये आपको। मेरी थैंक यू। ये मेरी मतलब लड़कियां पहले खोया पाया मेरे पास ही रहती थी। ओके ओके। तो अभी मेरा अगला सवाल है, समाज सेवा के दौरान आपको किन मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौती मैंने आपको बता दी, लोगों की नेगेटिविटी। अच्छा। मतलब जब अभी हम भी है? ऊपर, अभी भी है। अच्छा। अभी भी मतलब जैसी बहुत सारी जगह जहाँ लेडीज बैठी होती है, as soon as I entered, I could read their face. अच्छा। I could read ladies Negative face? जो मेरे तक पहुंच, मतलब समाज सेवा में उठना चाह रही हैं, तो वो मेरे को गिरा के आगे बढ़ना चाहे। हाँ, गिरा के कि इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, वो ऐसे करती हैं, वो ऐसे करती हैं, उनके कटे बाल है, उनका ये है, उनका एक कटा बाल भी मेरा बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा यहाँ के लोगों के लिए कि परकटी, लोग अच्छा। मुझे परकटी भी बहुत बोलते थे। अच्छा। तो हाँ, चुनौती जो मुझे मिली कि मुझे अभी भी नेगेटिविटी का सामना लोगों का करना पड़ रहा है, और मेरा उन लेडीज से कहना ये है कि भाई आप उठो, लेकिन दूसरों को गिरा के, है ना, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वही क्यों। I'll be happy when you come up and do the project. I'll be happy. जैसे अब आज मेरे को 5वां छठा दिन है, मैं सुबेरे से जो 8 बजे से निकली हूँ, अभी तक घर नहीं पहुंची हूँ। So you have to do something to get something. तो अभी मेरा अगला सवाल है, युवा पीढ़ी को समाज सेवा के लिए प्रेरित करने हेतु आपका क्या संदेश है? भैया मेरा ये संदेश है कि अगर आपकी आइडेंटिटी होगी, अगर आपको लोग बाग आपके नाम से पहचानेंगे, तो वो आपकी सबसे बड़ी जीत है, नेगेटिविटी में नहीं, पॉजिटिविटी में। पॉजिटिविटी इन द सेंस कि ये आदमी के पास जाओ, लोग बाग आपसे आपके नाम पे विश्वास करें। अच्छा। कि ये अगर हम सपोज सोहेल के पास जा रहे हैं, तो हमको हमारा वो काम हो ही जाना है। ओके। है ना, और वो सोहेल हमको एक अच्छे रास्ते पे चलाएगा, दिखाएगा। तो हमारा एक वो है कि अपनी मर्यादा, अपनी सभ्यता, अपनी गरिमा में रहते हुए
समाज में अपने, क्योंकि आजकल के बच्चे अपनी मर्यादा को भी भूल रहे हैं, अपनी सभ्यता को भी भूल रहे हैं। जी। अब डिसेंसी में रह के अच्छा काम करो, किसी से नेगेटिविटी, किसी से द्वेष मत रखो, है ना। द्वेष सबसे पहला स्टेप है आपको नीचे गिराने का। अगर हम नेगेटिविटी आप में रखेंगे और आपसे द्वेष रखेंगे तो हम पहुंच तो जाएंगे लेकिन हम सक्सेसफुल कभी नहीं। सक्सेस। बहुत बढ़िया। तो मेरा अब अगला सवाल है, भविष्य में समाज सेवा के लिए आपकी क्या प्रमुख योजना है? प्रमुख योजना तो मेरी भैया कि जब तक हाँ। मेरे हाथों में दम है, हाँ। मेरे जब तक पैरों में दम है, हाँ। आई एम ऑल्सो लाइक आफ्टर इयर्स आई एम गोइंग टू टर्न 60 3-4 साल में। तो जब नहीं तक नहीं, मेरे अभी हाथों- 2-3-4 साल के, अभी तो बहुत लंबा जब तक सफर मेरे है। हाथ में पैर में दम है और जिस तरह से मैं कार्य करती जा रही हूँ, अब मेरा टारगेट एक तो काउंसलिंग, लोगों को, परिवारों को मिलाना, लड़कियों की एजुकेशन को स्पॉन्सर करना, और जैसे मैंने अभी बताया कि गर्भ में जो संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को, उस पे भी काम करने का। बहुत बढ़िया। तो मेरा अगला सवाल है, आप समाज में बदलाव लाने के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं? जो अभी समाज चल रहा है, जैसे आपने बोला कि नेगेटिविटी काफी फैल रही है, उसमें बदलाव लाने के लिए मैं एक कान से सुन के एक कान से काम, अच्छा, है ना। अगर लोगों ने उस समय, मैं फैक्ट हो जाती थी बड़ी आवारा है, अगर मैं घर बैठ गई होती तो क्या मैं ये मुकाम हासिल कर सकती थी? नहीं। एक कान से सुना, एक कान से आउट। लोग बाग, जो मैंने आपको बताया कि लोग बाग, आई कुड रीड द फेसेस की एकदम आए ऐसे करके फेस, आई कुड रीड द फेसेस। अगर मैं उनका फेस, और मैंने तो देखा है जितना लोगों ने मुझे पीछे पुश किया है, उतना मैं आगे बढ़ गई। एक स्प्रिंग होती है ना, जितना स्प्रिंग मेरे को लोगों ने, लोग हाँ, लेकिन हाँ, मैंने कभी अपनी मर्यादा को कभी, मतलब आत्मसम्मान को मैंने कभी टच नहीं किया। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है कि क्या कभी आपने सामाजिक कार्य से आपको निराशा हुई है और अपने आप से कैसे निपटा है? सामाजिक कार्यों से भैया मेरे को कभी निराशा हुई है? हाँ, अगर हुई है तो कैसे? हाँ, हुई है। हाँ। अभी रिसेंटली एक चुनाव निकला था नगर पालिका का। आई बीन वर्किंग, जैसे मैंने आपको बताया कि 35-36 साल हो गए, तो 35-36 साल के बाद मैंने जो शहर के लिए काम किया, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझे कुछ पोस्ट चाहिए होगी या मुझे कुछ किसी तरह आना। लोगों ने मुझसे कहा कि संगीता जी, आपने इतना काम किया है, आप चेयरमैनी के लिए क्यों नहीं अपना आवेदन करते हैं। तो मन में एक कीड़ा लोगों ने घुसाया, तो मेरा भी कीड़ा आ गया कि मैं अपने छोटे से शहर चंदौसी को मैं क्यों नहीं, लास वेगस, मैं अमेरिका गई तो लास वेगस चंदौसी से भी छोटा एक सुंदर शहर है, दुनिया देखने जाती है लास वेगस को। तो मैं, वो जो एक सपना था कि मेरे को अपने शहर के लिए ऐसा करूंगी, भाई देख ही रही थी। मैंने चेयरमैन के लिए टिकट मांगा, एंड जो मैंने आपसे, जो लोगों से मैंने काम करने का रिवॉर्ड मांगा था, वो मिला नहीं। क्या कारण था? क्योंकि मैं ना तो मसीहा थी, मैं ना लोगों के लिए, क्योंकि एक लेडी भी होना, और मैंने आपको जैसे बताया ना, उन चुनौतियां जो मैंने 36 साल पहले, क्योंकि मैं डरी नहीं, तो लोग बात कई सारा, जो एक हम प्रमुख वर्ग जिसे बोलेंगे, आई थिंक बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ, वो आपका दर्द है, क्योंकि सबको शायद ये पता है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में भी कदम रखूंगी तो शायद बहुत लोगों को पीछे भी छोड़ दूंगी। तो बहुत से लोगों को अपना राजनीतिक करियर खत्म होता दिख रहा था, इसलिए आपको आगे नहीं बढ़ाया गया। वो कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन चलिए, हाँ। मेरा अगला सवाल है आपसे, आप अपने सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं? संतुलन भैया, मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, मेरे को ये पता है कि मुझे घर को देखना है। अगर आप अभी भी मेरा घर जाओगे तो बिल्कुल साफ सुथरा, पेड़ वेड़ में मेरा बहुत शौक है। और हाँ, अब आके, क्योंकि अब मेरा दायित्व बहुत सारे हो गए, इधर स्काउटिंग में भी मैं कमिश्नर हूँ, इधर मैं पर्यावरण में भी हूँ जिले की, इधर राजकीय परिवार समिति की भी अध्यक्ष हूँ, PCPND की बहुत सारी मीटिंग होती रहती है, स्कूल भी है, कोर्ट भी है। तो मैंने इधर आके एक कुक रखा है अपने घर में। लेकिन हाँ, पारिवारिक उसमें जब भी मेरे बच्चों को जरूरत पड़ती है, तो आप खड़ी रहती? हाँ, अभी मेरी बेटी की बच्चा हुआ तो वो मुझसे बोली, मम्मी 1.5 महीना आपको दिल्ली चलना है। आई लेफ्ट एवरीथिंग, इट वॉज ऑन द पीक, द सीजन वॉज ऑन द पीक।
बच्चे स्कूल में एडमिशन आए, बिकॉज दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। Yes, yes. आई कैनॉट से कि मैं अपनी हॉबी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे Yes, हाँ, yes. फालतू की नहीं कि अगर जिस चीज से मेरे बिना काम चल सकता है इट इज ओके, बट जहाँ मेरा बिना काम नहीं चल सकता, जैसे मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है तो है, मेरे हस्बैंड को मेरी जरूरत है तो है ना। अभी मैंने अपने पेरेंट्स को भी यहीं रखा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग 5 बहनें हैं, और कोरोना के टाइम में मेरी मम्मी भी वेंटिलेटर पे पहुंच गई थी, फादर भी वेंटिलेटर पे पहुंच गए थे, तो मैं एक बेटे का भी काम कर रही हूँ। मेरे पास ही मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स भी रह रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ ही रह रही हैं। तो 3 घर में 85 प्लस हैं, तीनों ही बुढ़े हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड हैं। तो तो वो आपके भाई नहीं है, भाई भाई नहीं नहीं, है, 5 बेटियां ही थी, तो फादर ने आपको एक बेटे भाई दिए। था, उसकी डेथ हो गई। ओके, सॉरी। तो हाँ। अभी मेरा अब आपसे आखिरी सवाल है, हाँ। समाज सेवा में सरकारी संगठनों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? सरकारी जो संगठन है इनकी, भैया वैसे मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं सरकारी काम नहीं, मैं सरकारी नहीं, प्रशासन का काम करती हूँ। मैं वही हाँ, कहना अच्छा, चाह रहा हूँ कि उनको कैसे देखती हैं, वो कैसे सहयोग करते हैं आप? भैया जहाँ अभी जैसे ये सरकारी काम था, ये जो दिव्य वर्ग, यस तो 3 दिन की कार्यशाला डीएम सर ने हमारे पे वो उम्मीद जताई, एंड ही गेव मी दैट ट्रेनिंग। अभी पर्यावरण के लिए भी हम लोग ने एक रूफ जो गार्डनिंग होती है, रूफ टेरेस गार्डनिंग होती है, उस पर हम लोग ने काफी काम किया, और डीएम साहब ने उनको सम्मानित भी किया था। तो सरकारी उसमें मैंने कभी भैया फायदा लेने के लिए कोई सरकारी काम नहीं किया, कि मुझको तो उन्होंने मेंबर बनाया एंड आई गेव माय बेस्ट। यस। और भगवान ना करे कि ऊपर वाले से, कि मैं दुआ करती हूँ कि कभी मुझे जरूरत भी पड़े, ना मेरे हस्बैंड ने, अगर उनको 10 रुपए कहीं खर्च करने हैं तो 10 रुपए खर्च करेंगे इंस्टेड ऑफ डूइंग दी बार्गेनिंग की। सो माय हस्बैंड इज दैट काइंड, एंड आई एम सो प्राउड दैट बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज यू आर बिलोंग टू द भार्गव फैमिली। तो अब लास्ट में मेरा एक सवाल है आपसे, और इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे, काफी लंबा हो गया। अगर भविष्य में जो अभी आप कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, उसके लिए आपको बधाई, मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भविष्य में कोई पार्टी आपको बुलाती है और कहती है कि आइए अब आप राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़िए, तो अब कौन से रास्ते को चुनेंगे जो अभी मौजूदा है? मैं राजनीति को, आई वुड लव टू सर्व सोसाइटी, बट नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज आई वुड वांट, बिकॉज एक बैनर होना चाहिए, एक पावर होनी चाहिए जिसके अंतर्गत आप काम कर रहे हो। अभी जैसे ये इलेक्शन आए, मैं निर्दलीय लड़ सकती थी, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि एक पावर, एक बैकग्राउंड, एक बैक सपोर्ट जरूरी है। बैक सपोर्ट जरूरी है। हाँ, अगर चंदौसी के लोगों को, चंदौसी की पॉलिटिकल पार्टीज को कभी ऐसा लगा कि मैं उनके किसी काम आ सकती हूँ या मैं उनके लायक हूँ, तो आई वुड लव टू डू समथिंग, नॉट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी, नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। ना मैं साइकिल के लिए, ना मैं फूल के लिए, ना मैं किसी चीज के लिए भी नहीं लड़ूंगी। आई विल वर्क ओनली फॉर सोसाइटी, एंड जो मैं पावर लेना चाहती थी चेयरमैनी का, बिकॉज पावर मेरे पास होती थी, मैं बहुत कुछ चेंज कर देती, है ना। मैं बहुत कुछ, मेरे में कैपेबिलिटी थी, मेरे में एक जुनून रहता है कि जिस काम में भी मैं अंदर लगती हूँ उसमें मैं ठोक के अंदर निकलती हूँ और दिल खोल के निकलती हूँ, उसमें तन मन धन मैं तीनों लगा देती हूँ अपना। तो ऊपर वाले ने मेरी फैमिली को इतना अच्छा बनाया है कि धन की मेरे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तन मेरा और मन मेरा, और तन मन जब तक मेरा हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक मेरे हाथ में जान है, जब तक मेरे पैरों में जान है। तो देखिए, जो भी जिस भी पार्टी का, देखिए वो मैम ने ठीक कहा कि मैं जो कार्य करूंगी जनता के लिए, और नेताओं का भी यही कहना, काम मतलब असली काम अगर मुझसे पूछा जाए तो नेताओं का नेता बनना काम नहीं होता, नेताओं का जनता की सेवा करना काम होता है। तो किसी भी पार्टी के बड़े नेताओं को अगर ऐसा लगता है कि संगीता भार्गव जी यहाँ कुछ चेंज ला सकती हैं, तो आई होप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं एक बार इन्हें अपना सपोर्ट दे करके कि ये शहर को कैसे स्वस्थ कर सकती है। तो संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और इतना पूरा दिन का बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, उसके लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा और हमारी कोई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। अब लास्ट में आप हमारी युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहेंगे 2 मिनट में? सामने मैं अपनी युवा पीढ़ी से सिर्फ ये कहना चाहूंगी, है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ कर दिखलाएंगे, इस प्राणियों में हम ज्ञान का दीप जलाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में है, किसी को नहीं पता कि मैं क्या हूँ,
उन मानव पीढ़ियों में हम ज्ञान का दीप जलाएंगे, हम उनको आगे लेके आएंगे, हम उनको बढ़ाएंगे, उनको वो बढ़े, आगे बढ़े, लोगों को लेके आए, नेगेटिविटी में नहीं, पॉजिटिविटी। अपना मोटो अच्छा रखें, पेड़ को छुएं लेकिन सीधे देख के, टेढ़े वेढ़े देख के नहीं। तो चलिए, ये थी संगीता भार्गव जी जो हमारे आज के पॉडकास्ट का हिस्सा थी, और हमने इनसे बहुत सारी बातें करी, इनकी जिंदगी के बारे में, इनके काम से जुड़े हुए चीजों के बारे में। तो देखते रहिए हमारा पॉडकास्ट। अगले पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे ही सेलिब्रिटीज होंगे जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे। अब दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।